नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा अदानी समूह के साथ बीजेपी क्यों खड़ी नजर आ जाती है। याद रखिएगा, गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। अदानी समूह से जुड़ी कंपनी पर मुकदमे को दर्ज किया गया, स्वीकार किया गया और मीडिया में यह भी खबरें आई कि दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट आए। क्या यह केस अब खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। क्या कितने गाजी आए कितने गाजी गए वाली लाइन इस केस में भी इस्तेमाल की जा सकती है? सीएफओ साहब से आप पूछकर बताइएगा। न्यूयॉर्क की अदालत ने जिस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है उसका हिंडनबर्ग की रिसर्च से कोई लेना देना नहीं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जितने भी मामले आए हैं सभी के सभी हिंडनबर्ग की देन नहीं है। आपने देखा होगा, अदानी समूहों को लेकर विदेशी से लेकर भारत के कई पत्रकारों ने खोजी रिपोर्ट की है। जिस गोदी मीडिया में हिंडनबर्ग को लेकर जश्न मन रहा है, उस गोदी मीडिया की तो हिम्मत भी नहीं हुई कि उन खबरों को दिखाएं। अब जश्न क्यों मना रहे हैं? लेकिन जनता के पैसे से चलने वाली वेबसाइट के कई पत्रकारों ने शानदार रिपोर्ट की है। आप उनकी पत्रकारिता और खबरों का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप ही बताइए, रिश्वत लेने का आरोप है। अब अगर भारत में कोई जांच ना करे भी तो दिखावे का करे, तो जाहिर है आप सूरज के दुनिया से खत्म हो जाने तक कभी जान ही नहीं पाएंगे कि दोषी कौन था। अगर इस दम पर दावा करना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी इंडिया में। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तब एंडरसन ने अदानी समूह से कहा था, आइए अमेरिका में हमारे खिलाफ मुकदमा कीजिए। क्या अदानी समूह ने मुकदमा किया था? उस मुकदमे में उनकी जीत हुई है? नहीं। हिंडनबर्ग ने अदानी के कारण तो अपनी कंपनी बंद नहीं की, उसने अलग कारण बताए हैं, हम उस पर आएंगे। लेकिन उसकी रिसर्च रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए अदानी समूह ने क्या किया? क्या किसी कोर्ट में केस किया? हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर जो आरोप लगाए वो आसमान से लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन मीडिया रिपोर्ट को भी आधार बनाया जो पहले से छपती आ रही थी। हम उन आरोपों में अभी नहीं जाना चाहते, मगर यह समझना चाहते हैं कि अदानी समूह हिंडनबर्ग के बंद होने से क्यों खुश है। बीजेपी के नेता समर्थक क्यों खुश हैं? उन्हें क्यों लग रहा है कि उनकी जीत जैसी हो गई है? हिंडनबर्ग रिसर्च ने ही अदानी समूह पर आरोप नहीं लगाए थे। हमने आपको OCCRP के बारे में बताया था। इसकी रिपोर्ट उसी साल आई जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। फर्क यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी में आई और इसकी रिपोर्ट अगस्त में। OCCRP खोजी पत्रकारिता करने वाला एक ग्लोबल संगठन है। इसकी खोजी रिपोर्ट भी कई अलग अलग विषयों पर है। अगस्त 2023 में इसकी रिपोर्ट OCCRP की वेबसाइट के साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन में छपती है। इसमें बताया जाता है कि अदानी समूह के शेयर में व्यापार करने के लिए ग्लोबल फंड नाम के एक फंड ने कथित रूप से करोड़ों का संदिग्ध लेन देन किया। इस फंड को चलाने वाले दोनों लोग कथित रूप से विनोद अदानी के सहयोगी थे। OCCRP की इस रिपोर्ट में नासिर अली शबान अहली और चैंग चुंग लिंग का नाम आया, जिन्हें विनोद अदानी का फ्रंट बताया गया था। दोनों ने अदानी समूह की कंपनियों और समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी से जुड़ी संस्थाओं में निदेशक और शेयर धारक के रूप में काम किया था। OCCRP के दस्तावेजों से पता चलता है कि अहली और चांग ने शेयरों में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश किया और भारतीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपनी भागीदारी को छुपा लिया। OCCRP की रिपोर्ट आने पर हिंडनबर्ग ने कहा था उनके रिसर्च की पुष्टि हो गई है। नेट एंडरसन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि आखिर आज लूप पूरा हो गया, यानी चक्र पूरा हो गया। एंडरसन ने लिखा कि फाइनेंशियल टाइम्स और OCCRP ने बताया है अदानी समूह के फ्री फ्लोट के 13% का नियंत्रण करने वाली ऑफशोर कंपनियां विनोद अदानी के सहयोगियों की हैं, जिसे छिपाया गया। तो अदानी मामले में हिंडनबर्ग अकेला रिसर्च नहीं कर रहा था, पत्रकार भी अपनी तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। जैसे सितंबर 2024 में स्क्रोल की सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक रिपोर्ट की, बताया कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरा करने जाते हैं, कुछ समय बाद उसी देश में गौतम अदानी को कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री के दौरे के कुछ महीने के भीतर ही एयरपोर्ट, सी पोर्ट या ऊर्जा क्षेत्र के प्रोजेक्ट की डील पूरी हो जाती है।
बांग्लादेश, तंजानिया, वियतनाम, सिंगापुर, श्रीलंका, केन्या, इसराइल, मलेशिया, ये सारे देश बताए गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल NIT न्यूज़ 247। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जो आप देख रहे हैं ये वीडियो की भी शुरुआत है। इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर जानकारी लेकर आए हैं, बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। बस आपसे छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़कर न जाएं, स्किप कर न देखें और इस वीडियो को अपने चित परिचितों और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। इन सभी देशों में यह पैटर्न देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कुछ महीने बाद अदानी समूह को वहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसी तरह रिपोर्टर्स कलेक्टिव के खोजी पत्रकारों ने कई बार रिपोर्ट की और दिखाया कैसे मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव किए ताकि अदानी समूह को प्रोजेक्ट मिल जाए। जैसे इस रिपोर्ट में श्री गिरीश जलिहल ने दिखाया है कि लॉबिंग कर कोयले की जिस खदान को खोला गया वो आखिर में अदानी समूह को मिली। इस दूसरी रिपोर्ट में जलिहल ने दिखाया है किस तरह राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकारों ने एक जैसे ही टेंडर बनाए ताकि बिजली का प्रोजेक्ट अदानी को मिल जाए। इन रिपोर्ट में लगे आरोपों के ठोस जवाब कभी नहीं मिले। बेशक अदानी समूह की तरफ से बयान जारी कर इनका खंडन किया जाता रहा है, समूह को बदनाम करने की साजिश बताई जाती रही है, लेकिन कभी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जहां ऐसी खोजी रिपोर्ट करने वाले पत्रकार विस्तार से अपनी रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछ सकें। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने क्यों बंद करने का फैसला किया, हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले जयराम रमेश का बयान सुनाना चाहते हैं कि क्या हिंडनबर्ग की रिसर्च कंपनी का बंद हो जाना अदानी की जीत है। जयराम रमेश ने हिंदी में भी 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया है। उम्मीद है अखबारों ने उसे विस्तार से छापा होगा। जयराम लिखते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में तो अदानी के महाघोटाले के केवल एक हिस्से को कवर किया गया था। जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच कांग्रेस ने अदानी को लेकर सरकार से 100 सवाल पूछे थे, किसी का जवाब नहीं मिला। इन 100 सवालों में से केवल 21 सवाल ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आधारित थे। वैसे यह संख्या भी कम नहीं है। जयराम रमेश अपने प्रेस नोट में लिखते हैं कि यह मामला और भी ज्यादा गंभीर है। इसमें राष्ट्रीय हित की कीमत पर प्रधानमंत्री के करीबी मित्रों को और समृद्ध करने के लिए भारत की विदेश नीति का दुरुपयोग शामिल है। इसमें भारत के व्यवसायियों को अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर करने और अदानी को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रक्षा एवं सीमेंट जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार बनाने में मदद करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शामिल है। इसमें सेबी जैसे संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया, जिसे कभी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जिसकी चेयरपर्सन अदानी के साथ हितों के टकराव और वित्तीय संबंधों में स्पष्ट सबूत होने के बावजूद अपने पद पर बनी हुई हैं। यह समझने वाली बात है कि सेबी की जांच 2 साल तक खिंच गई और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 महीने का ही समय दिया था। नेट एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च बंद कर दी, यह उनका अपना फैसला है। कहीं से भी यह बात सामने नहीं आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए यह कंपनी बंद की जा रही है। यह बात भी सामने नहीं आई है कि इस कंपनी को करोड़ों रुपए के घाटे हुए हैं, अब नहीं चल सकती है, इसलिए बंद की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एंडरसन ने यह भी कहीं नहीं लिखा है कि अदानी के कारण अपनी रिसर्च कंपनी बंद कर रहे हैं। एंडरसन जो काम करते हैं वो काम गैर कानूनी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है और भारत में भी नहीं है। कंपनियां कहां कहां निवेश करती हैं यह सब हम और आप कभी नहीं जान सकते। ऐसी रिसर्च कंपनियां ही पकड़ती हैं कि टैक्स बचाने से लेकर काला धन खपाने के लिए निवेश के किन किन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश से लेकर उस देश में कैसे कंपनियां कागजों पर खड़ी की जाती हैं। हिंडनबर्ग ने तो 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ रिसर्च प्रकाशित किया है। अपने बयान में एंडरसन ने कहा है कि मैं यह सब खुशी से लिख रहा हूं, इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है। यह कोई आसान विकल्प नहीं था, इसके खतरों को लेकर मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बस इसकी तरफ खींचता चला गया। अभी कोई खतरा नहीं है, स्वास्थ्य की भी कोई समस्या नहीं है और ना कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा है।
अब मुझे आखिरकार खुद के साथ कुछ आराम मिला है। शायद मेरे जीवन में यह पहली बार है। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और सफर करने के लिए उत्सुक हूं। मैंने उनके लिए पैसा कमाया है। मैं अपना पैसा इंडेक्स फंड और कम तनाव देने वाली चीजों में निवेश करने की योजना बना रहा हूं। फिलहाल मैं इस पर ध्यान लगा रहा हूं कि मैं, मेरी टीम के सभी लोग उन जगहों पर पहुंचे जहां वे पहुंचना चाहते हैं। कंपनियों के अंतहीन दस्तावेजों को पढ़ना और उनकी चोरी को पकड़ना आसान काम नहीं। महीने खप जाते हैं, किसी का भी जीवन खप जाता है। एंडरसन ने तय किया है कि यहां से अब वे ब्रेक लेना चाहते हैं। लगता है एंडरसन ने एसएन सुब्रमण्यन का 7 दिन काम करने वाला बयान नहीं पढ़ा, ना हमारा वीडियो देखा, वरना क्या पता कुछ और साल यही काम करते रह जाते। एंडरसन के फैसले की आलोचना का अधिकार अगर किसी को है तो केवल एसएन सुब्रमण्यन को है। वही एंडरसन का मजाक उड़ा सकते हैं कि तुम परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहते हो, इसके लिए कंपनी बंद कर रहे हो। यहां मैं भारत को लेक्चर दे रहा हूं, भारत के लोगों को, कि कंपनी के लिए काम कीजिए। अपनी पत्नी या पति का चेहरा कितनी देर देखेंगे, कंपनी का काम करते रहिए। लेकिन यह नॉर्मल बात है कि काफी पैसा कमाने के बाद दुनिया भर में कुछ लोग अपने लिए दूसरा जीवन चुन लेते हैं। आपको मौका लगे आप भी चुन लीजिएगा। भाग दौड़ के एक्सप्रेसवे को छोड़ने का मौका बहुत सुंदर होता है। एंडरसन ने वही किया। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ अदानी ने कोई मुकदमा जीता हो और उन्हें उस मुकदमे में आरोप मुक्त कर दिया गया हो। एंडरसन ने यह भी कहा है कि इस तरह का रिसर्च बेहद जरूरी काम है। जल्दी ही वो पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि यह काम कैसे किया जाना चाहिए ताकि कोई दूसरा प्रेरित हो और इस काम को आगे बढ़ाए। 10-12 लोगों की कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। बस इतनी छोटी सी कंपनी ने अरबों रुपए के साम्राज्य वाले बिजनेस लीडर की पोल खोल दी। एक से एक ताकतवर कंपनियों के राज को उजागर किया और उन्हें सजा दिलाई। कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। वित्तीय मामलों में रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए अलग से दक्षता की जरूरत होती है। फेसबुक पर देखा, कई पेज पर हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। मुझे भी उस जश्न में पुकारा जा रहा है। मैं कहां हूं? पुकारने वाले कौन हैं? ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंडनबर्ग अपनी रिसर्च का एक पन्ना पकड़ा दे पढ़ने के लिए तो सांस फूल जाए, लेकिन पोस्ट बनाकर जयकारा लगा रहे हैं। कहां है रवीश कुमार? हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई, अब क्या कहना है? ये लोग कौन हैं जो अदानी के लिए इतना खुश हो रहे हैं? हमारा ये पूछना है। गौतम अदानी ने एक इंटरव्यू में कहा था वे फाइनेंशियल टाइम्स जैसा मीडिया संस्थान बनाना चाहेंगे। आज तक नहीं बना सके, लेकिन उसी फाइनेंशियल टाइम्स ने नेट एंडरसन के बारे में क्या छापा है आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इसमें एंडरसन का जीवन परिचय छपा है, जिसे अंग्रेजी में प्रोफाइल कहते हैं। एंडरसन को एक्टिविस्ट लिखा गया है और कहा गया है कि इसने अदानी ही नहीं, निकोला, क्लोवर हेल्थ, ड्राफ्टकिंग्स, ब्लॉक, एकॉन एंटरप्राइजेस, सुपर माइक्रो कंप्यूटर और ट्विटर के बारे में पर्दाफाश किया। ट्विटर के बारे में हिंडनबर्ग ने बता दिया था कि इलॉन मस्क ट्विटर के अधिग्रहण से पीछे नहीं हटने वाले हैं और वो बात सच निकली। 7 साल के छोटे से कार्यकाल में हिंडनबर्ग की कामयाबी विशाल है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो यही दिखाना चाहते हैं कि वे सही लोग होते हैं और गलत लोगों के कारनामों को पकड़ते हैं, उजागर कर देते हैं। और हिंडनबर्ग भी इसी फॉर्मूले में फिट बैठता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एंडरसन ने अपनी विदाई के नोट में यह कहा है कि अपराधियों का पीछा करते करते वे एक अंधेरी और अंतहीन सुरंग में खो गए हैं। हिंडनबर्ग की इतनी साख है कि इन्होंने यूट्यूब पर एक गाने का लिंक साझा किया और उसके बाद से हर घंटे उसका व्यूज बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका और भारत में शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं है। कई देशों में इसकी इजाजत है क्योंकि शॉर्ट सेलर से कंपनियों के कारनामे सामने आते हैं। पता चल जाता है कौन काला धन बना रहा है, कहां छिपा रहा है। यह कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने पर शॉर्ट सेलर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी ही उनका काम कोई आसान नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और बात कही है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। अखबार लिखता है कि अच्छा होता कि कॉरपोरेट के कारनामों का पर्दाफाश पत्रकारिता में गौरव पाने के लिए किया जाता, ना कि प्रॉफिट के लिए। लेकिन अब गोदी मीडिया वाले पत्रकारों की हिम्मत ही नहीं है, उनसे तो हो भी नहीं पाएगा।
जब पत्रकार यह काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई करेगा ही। फाइनेंशियल टाइम्स ने एंडरसन की तारीफ की है और कहा है कि यह काम बहुत कीमत वसूलता है। आपका दुनिया से नाता खत्म हो जाता है। जो शॉर्ट सेलर होते हैं वे कुछ समय बाद अपना काम बंद कर ही देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी रिसर्च बेकार हो गई। हिंडनबर्ग के बंद होने पर जश्न मनाने वाले वही हैं जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया करते थे। भारत में तो कुछ हुआ नहीं, होना भी नहीं था, लेकिन अमेरिका की अदालत ने एक मामले में सही पाया है। फ्रांस में जांच चल रही है। उम्मीद है इन उदाहरणों से आपको यह बात समझ आ गई होगी कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने से अदानी, बीजेपी और समर्थक क्यों खुश हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल के साथ। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें, मिस ना हो। आपको हमारे किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और हमारी टीम जल्द ही उस पर अमल करेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।